एक दिन दो अत्यंत शक्तिशाली सेनाओं के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। पहली सेना के राजा, जिसका नाम चांग था, को उसके अपने सैनिकों ने धोखा दिया। उसे आग में फेंक दिया गया और अपने अंतिम क्षणों में उसने शपथ ली कि वह कभी नहीं मरेगा और उसकी श्राप उनके जीवन भर उनका पीछा करेगा। दर्जनों वर्षों के बाद उस राजा की एक मूर्ति खोजी गई। सभी ने उसकी कहानी जान ली। यह कहानी व्यापक रूप से यह विश्वविद्यालयों तक भी पहुंची। प्रोफेसरों ने इसे इतिहास पढ़ने वाले छात्रों को सुनाना शुरू किया और कहानी अंततः एक प्रसिद्ध लोक किंवदंती में बदल गई। कहानी के एक अन्य धागे में हम अपने नायक शुआन से मिलते हैं। वह बस एक साधारण छात्र था। वह एक व्याख्यान में बैठा था, राजा की मूर्ति के बारे में एक व्याख्या सुन रहा था। शिक्षक ने कहा कि मूर्ति अभी मौजूद है, लेकिन स्पष्ट किया कि राजा से जुड़ा अंगूठी गायब हो गया है। उस क्षण में उसके दोस्त फुजी ने उसे बताया कि उसने अंगूठी चुरा ली है। उसने कहा कि उसे इसकी मूल्यांकन करनी है और इसके असली स्वभाव और मूल्य का पता लगाना है। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या यह सिर्फ एक साधारण अंगूठी है या नहीं, और उसने शुआन से कहा कि वह इस कार्य को खुद संभाले। शुरुआत में शुआन ने मना कर दिया। फिर फुजी ने उसे बताया कि उसकी मां बीमार है। उसने उससे पूछा कि क्या उसे उसके इलाज के लिए पैसे की जरूरत नहीं। उसने उसे बताया कि अगर वह सहमत होता तो वह उसे पैसे देगा। शुआन ने जवाब दिया कि उसे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए, फिर तुरंत वहां से चला गया। उसके बाद शुआन अस्पताल गया अपनी मां से मिलने। उसने पाया कि वह बहुत बीमार है। हमें पता चला कि वह उसकी सभी चिकित्सा खर्चों का ध्यान रख रहा था, क्योंकि उसके पिता कई साल पहले यात्रा पर गए थे और उन्हें अकेला छोड़ दिया था। तब से शुआन ने सभी जिम्मेदारियों को अकेले ही संभाला। शुआन ने अपनी मां की स्थिति के बारे में खुद को आश्वस्त किया। अचानक नर्स ने उसे बुलाया। उसने उसे बताया कि उसकी मां की स्थिति गंभीर है और दवा तुरंत खरीदनी होगी। शुआन ने उससे 2 दिन का समय मांगा, लेकिन उसने उसे बताया कि उसकी स्थिति इंतजार नहीं कर सकती। जैसे जैसे स्थिति दिन ब दिन बिगड़ रही थी, उस क्षण में शुआन ने सहमति दी। वह तुरंत अस्पताल से बाहर निकला, फुजी को फोन किया और उसे बताया कि वह अंगूठी को आजमाने के लिए तैयार है। कुछ मिनटों बाद शुआन फुजी के स्थान पर पहुंचा। वह वहां एक बड़े सुरक्षा गार्डों के समूह और एक लड़की को देखकर हैरान था। शुआन उसे पहली नजर में ही आकर्षित हुआ। उस क्षण में फुजी ने उसे अंगूठी दी और उसे पहनने के लिए कहा। शुआन नर्वस और डरा हुआ था। जैसे ही उसने अंगूठी पहनी, झटका लगा। अचानक वह सांस लेने में असमर्थ हो गया। उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया और उसके मुंह से कुछ अजीब निकला। यह फुजी पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। प्राणी बड़ा और बड़ा होने लगा, जब तक कि वह मानव के आकार तक नहीं पहुंच गया। यह एक भयानक रूप में बदल गया। एक पल में यह उस स्थान पर सभी पर हमला कर दिया, उन्हें एक एक करके गिराते हुए, जब तक कि पूरा समूह ढह नहीं गया। राक्षस शुआन के पास आया और उसे मारने वाला था, लेकिन आखिरी क्षण में लड़की ने हस्तक्षेप किया। उसने उसे बचाया और उसे जल्दी भागने के लिए कहा। उसने उसे लिया और तुरंत वहां से निकल गई। उसके बाद वे एक रेस्तरां में गए और थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठे। शुआन पूरी तरह से थका हुआ था, मानसिक और शारीरिक रूप से। मानसिक रूप से क्योंकि उसने अपनी मां का इलाज कराने के लिए पैसे पाने की उम्मीद खो दी थी, और शारीरिक रूप से क्योंकि हत्याओं के दृश्य उसकी सोच से नहीं जा रहे थे। जब भी उसने उस दृश्य को याद किया, उसे मिचलियां आने लगी। लड़की ने उसकी सोच को बाधित किया और उसे बताया कि उन्हें एक होटल जाना चाहिए। शुआन ने नहीं समझा कि क्यों, लेकिन उसने अभी उसके साथ जाने का फैसला किया और वास्तव में वे एक साथ होटल गए। जब वे अंदर गए, शुआन ने भुगतान करने के बारे में सोचा, यह महसूस करते हुए कि यह उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन जब उसने कीमतें देखी तो वह चौंक गया और पूरी तरह से उम्मीद खो दी। लड़की को भुगतान करने के लिए छोड़ दिया। वे एक कमरे में गए जहां लड़की ने अपना परिचय दिया। उसने कहा कि उसका नाम जेननी है और वह एक पत्रकार के रूप में काम करती है। उसने समझाया कि उसने उसे होटल लाने के लिए अंगूठी की अधिक सावधानी से जांच करने के लिए लाया। शुआन ने अनिच्छा से सहमति दी। जेन्नी ने अंगूठी की जांच शुरू की और कुछ नोट्स लिखे। उसने शुआन से अंगूठी देने के लिए कहा, लेकिन उसने दृढ़ता से मना कर दिया। फिर उसने उसके सिर पर वार किया और वह तुरंत बेहोश हो गया। जेन्नी ने उसके हाथ से अंगूठी निकालने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। अंगूठी उसकी मांस में धसी हुई थी। उसने अचानक याद किया कि उसने घटना के स्थल पर अपना फोन छोड़ दिया था। यह उसके लिए बेहद खतरनाक था, क्योंकि उसने उस पर राक्षस की फिल्म बनाई थी और वह इसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। इसलिए उसने उसे खोजने के लिए कमरे से बाहर निकला। जहां तक शुआन का सवाल है, वह गहरी नींद में था। उसने एक भयानक सपना देखा जिसमें उसने राक्षस को देखा। राक्षस ने उसे बताया कि वह कभी भी अंगूठी नहीं निकाल सकेगा और यह उसे तब तक परेशान करता रहेगा जब तक कि अंगूठी उसके हाथ पर रहेगी। शुआन ने तीव्र भय महसूस किया और अचानक जाग गया। उसने सोचा कि जो कुछ भी उसने देखा वह बस एक सपना था। लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया और कमरे में घुस गए। उसने पाया कि वे सरकार से थे। उन्होंने तुरंत उसे रोक लिया और बताया कि उसे हत्या का आरोप लगाया गया है। शुआन ने उनसे पूछा कि वे किस अपराध की बात कर रहे हैं।
उन्होंने उसे बताया कि उसे 10 से अधिक लोगों की हत्या का आरोप लगाया गया है। शुआन अत्यंत चिंतित हो गया और उस क्षण में जेननी को याद किया। उसने उन्हें बताया कि उसने किसी को नहीं मारा और एक विशाल राक्षस जिम्मेदार था। उसने पुष्टि की कि उसकी बातों का एक गवाह था। चिंताई ने नोकिया ने उठा लिया। दो अधिकारियों ने एक दूसरे को मजाकिया नजरों से देखा और उसे जेन्नी से मिलने के लिए उनके साथ आने के लिए कहा। वे सभी कमरे की ओर बढ़े और जब उन्होंने दरवाजा खोला, शुआन वहीं ठिठक गया। एक शब्द भी नहीं बोल पाने के कारण उसने देखा कि जेन्नी बिस्तर पर लेटी हुई है, बेहोश और बुरी तरह घायल। और शुआन यह समझ नहीं सका कि क्या हो रहा है, जैसे इस एनिमे में त्रासदियां कभी खत्म नहीं होंगी। उस क्षण में पुलिस ने उसे बताया कि उन्होंने जेन्नी का शव उसी स्थान पर पाया है जहां बाकी शवों की खोज की गई थी। घटना के सटीक स्थल पर शुआन ने यह सुनकर अत्यधिक भय महसूस किया और जेन्नी को जगाने की कोशिश, लेकिन कोई फायदा नहीं। एक अधिकारी ने उसे पकड़ा, उसे जमीन पर पटक दिया, फिर तुरंत उसे बाहर ले जाकर पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए कार में डाल दिया। उस क्षण में शुआन ने अपनी आंखें बंद कर दी। टूटे और निराश बार बार कहता रहा कि उसने किसी को नहीं मारा और वह केवल चाहता था कि कोई उसे विश्वास करे। जब उसने अचानक अपनी आंखें खोली तो उसने अपने सामने राक्षस को पाया। राक्षस ने उसे बताया कि कोई भी उसे कभी विश्वास नहीं करेगा और कि एकमात्र समाधान उन्हें सभी को मारना है। इसने उसे आश्वासन दिया कि यह उसे ऐसा करने के लिए आवश्यक शक्ति दे सकता है। इसने कहा कि उसे केवल इसे अपने ऊपर कब्जा करने की अनुमति देने के लिए सहमत होना है। फिर वह शिवान ने पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहा कि वह कभी सहमत नहीं होगा। राक्षस अचानक गायब हो गया। शिवान ने अपनी आंखें खोली और पाया कि वह कार के अंदर है। उसके बगल में अधिकारी स्टेशन की ओर जा रहे हैं। उसे तीव्र भय महसूस हुआ और उसने सोचना शुरू किया कि उसके साथ क्या होगा। उसने सोचा कि उसे मौत की सजा दी जाएगी। उसने अपनी मां की प्रतिक्रिया की कल्पना की जब उसे सच्चाई का पता चलेगा, और वह उसके चेहरे की कल्पना भी नहीं कर सका। उसने हिस्टेरिकल तरीके से चिल्लाना शुरू किया, दोहराते हुए कि उसने कुछ नहीं किया, कि उसने किसी को नहीं मारा और जो कुछ भी हुआ वह अंगूठी के कारण था। उस पल एक अधिकारी ने उसे मजबूती से पकड़ा और कार के अंदर फर्श पर पटक दिया, सोचते हुए कि वह भागने की कोशिश कर रहा था। शियुआन का दर्द और तनाव बढ़ गया और अचानक उसने अंगूठी को जोर से काट लिया, जिससे कार बेतरतीब तरीके से हिलने लगी। बेशक दोनों अधिकारियों ने अंगूठी के बारे में कुछ भी नहीं माना। उन्होंने सब कुछ के लिए तार्किक स्पष्टीकरण पाया, यह मानते हुए कि राक्षस और अंगूठी की कहानी केवल निरर्थक मिथक है। आखिरकार शिवान कार के अंदर के झटके के कारण बेहोश हो गया। जब वह जागा तो उसने खुद को एक अलग वाहन में पाया जिसमें अन्य लोग थे। उनमें से एक ने उसे बताया कि वे फूजी के लिए काम करते हैं, कि उन्होंने 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है और फूजी उससे बात करना चाहता है। शिवान ने तुरंत सहमति दी और टैबलेट को पकड़ा, फूजी के साथ वीडियो कॉल पर बात करते हुए। जब उसने उसे देखा तो वह यह देखकर बेहद चौंक गया कि वह पूरी तरह से सुरक्षित था। उसने पूछा कि उसका हाथ कैसे वापस आया और फूजी ने उत्तर दिया कि सब कुछ पैसे से ठीक किया जा सकता है और जो उसके पास था वह बस एक कृत्रिम हाथ था। उस पल शिवान ने अपने मामले को याद किया और फूजी से उसके लिए गवाही देने को कहा, लेकिन फूजी ने मना कर दिया। उसने उसे बताया कि उसे आसानी से बाहर निकालने के कई अन्य तरीके हैं। दूसरी ओर हम एक डॉक्टर को जेननी के शरीर की जांच करते हुए देखते हैं। साथ ही उसका फोन बजा, यह संकेत करते हुए कि उसने अपनी मौत से पहले इसे पाया था। जब यह बजा तो डॉक्टर ने इसे उठाया और बंद कर दिया। अचानक जेन्नी बैठ गई, फोन को पकड़ा और डॉक्टर से कहा कि वह उसके फोन को फिर से ना छुए। डॉक्टर सदमे में ठहर गया और उसके सदमे में और वृद्धि हुई जब उसके शरीर पर घाव पूरी तरह से बिना किसी निशान के गायब हो गया। तब हमें पता चला कि यह डॉक्टर एक नीच व्यक्ति था जिसे फूजी ने जेन्नी का फोन चुराने के लिए भेजा था। उसने उन्हें रेडियो के माध्यम से संपर्क किया और उन्हें बताया कि क्या हुआ। फूजी को सच्चाई जानकर बेहद गुस्सा आया। गाड़ी में सभी लोग डर गए, यहां तक कि पुलिस वाला, जिसने डरते हुए पूछा कि क्या वह एक ज़ोंबी है या कुछ और। फूजी ने उन्हें रोक दिया और शिवान से कहा कि वह किसी भी कीमत पर अंगूठी और लड़की का फोन चाहता है। उसने कहा कि अगर वह उन्हें प्राप्त करने में सफल रहा तो वह सभी को इनाम देगा, विशेष रूप से शिवान को। वह अपनी मां के इलाज का खर्च उठाएगा और अदालत में अपनी निर्दोषता साबित करेगा। यह से दूसरी ओर फूजी की लड़ाकू टीम जेननी का पीछा कर रही थी। उन्होंने उसका पीछा किया जब तक वे उस घर तक नहीं पहुंच गए जब अचानक एक बड़ी संख्या में ज़ोंबी प्रकट हुए। सैनिकों ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन यह बेकार था। गोलियों का उन पर कोई असर नहीं हुआ। एक पल में ज़ोंबियों ने सैनिकों पर हमला किया और लगभग सभी को खत्म कर दिया। अंतिम क्षण में एक बहादुर सैनिक ने ग्रेनेड सक्रिय किया, यह फटा और पूरे क्षेत्र को नष्ट कर दिया। डिडाच ने दोहराने में हम उस समूह पर लौट आए जिसने जो हुआ उसकी खबर प्राप्त की। फूजी ने उन्हें वहां जाने का आदेश दिया ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। थोड़ी देर बाद वे सभी उस घर में पहुंचे जो बेहद अजीब और डरावना लग रहा था।
सभी ने प्रवेश करने की तैयारी की, लेकिन अधिकारी ने डरते हुए उन्हें रोक दिया। उसने कहा कि यह घर पुलिस रिकॉर्ड में जाना जाता है, एक प्रेतवाधित घर जो भूतों से भरा है। जो कोई भी इसमें प्रवेश करता है वह कभी बाहर नहीं आता और रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो जाता है। अधिकारी द्वारा कहे गए सब कुछ के बावजूद फौजी के सैनिकों ने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बिना हिचकिचाहट के घर में प्रवेश किया और अधिकारी को अपने साथ ले गए। बेचारा आदमी डर गया था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वे सभी अंदर गए और नीचे के फर्श की ओर ले जाने वाले गलियारे मिले। वे नीचे उतरे और सावधानी से जगह की खोज करने लगे। उस पल पुलिस वाले ने उनसे कहा कि वे उसे बंधनों से मुक्त करें। उसने समझाया कि अगर कोई दुश्मन हमला करता है तो वह अपनी रक्षा नहीं कर सकेगा और बोझ बन जाएगा। उनमें से एक ने तुरंत सहमति दी और जंजीरें हटा दी और वे आगे बढ़ते रहे। अचानक उनके सामने एक बहुत अजीब प्रयोगशाला प्रकट हुई। यह भयानक आकार के जीवों से भरी हुई थी, लेकिन उन्हें ज्यादा परवाह नहीं थी और उन्होंने अंदर गहराई में जाने का फैसला किया। जब वे सीढ़ियों तक पहुंचे और उतरने लगे तो कुछ पूरी तरह से अप्रत्याशित हुआ। जिस दरवाजे से वे प्रवेश किए थे वह अचानक बंद हो गया और सीढ़ियां एक स्लाइड में बदल गई जो उन्हें नीचे खींच रही थी, बिना किसी रोकने के मौके के। दूसरी जगह हम उस रहस्यमय वैज्ञानिक को देखते हैं जो लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे मुख्य कारण है। फिर हम उस समूह पर लौटते हैं जो कुछ भी नहीं देख पा रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी रोशनी चालू की। एक पल में उन पर तीरों की एक घनी बौछार फायर की गई। कुछ ने उन्हें बचने में सफल रहे, जबकि अन्य को चोट लगी और तुरंत गिर गए। उस पल शुएन ने ध्यान केंद्रित किया और याद किया कि उसने अतीत में अपने पिता के साथ क्या अध्ययन किया था। उसे कुछ याद आया जिसे प्रकाश संवेदक कहा जाता था। उसने तुरंत सैनिकों को बताया कि जो हो रहा है वह प्रकाश संवेदकों के कारण है, क्योंकि वास्तव में कोई तीर नहीं चला रहा था। सब कुछ मशीनों द्वारा किया जा रहा था और मशीनें मनुष्यों की तरह नहीं देखती। एकमात्र स्पष्टीकरण प्रकाश संवेदकों की उपस्थिति थी। उसके आधार पर उसने उन्हें बताया कि एकमात्र समाधान सभी रोशनी बंद करना था। एक सैनिक ने फ्लैशलाइट बंद कर दी, फिर एक स्मार्ट चाल चलाते हुए एक फ्लैश ग्रेनेड फेंका जिसने उस स्थान में सभी कैमरों को बाधित कर दिया। उसके बाद उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा। वे फिर एक अजीब कमरे में पहुंचे। इसके अंदर उन्होंने ऐसे जीव पाए जो मानव की तरह दिखते थे, लेकिन उनके पास जानवरों के सिर थे, आधे मानव प्राणी। पहले उन्होंने सोचा कि वे केवल मूर्तियां हैं। अचानक उनमें से एक ने अपने चारों ओर का कांच तोड़ दिया और सीधे एक सैनिक पर झपट पड़ा, उसे कुछ ही सेकंड में मार डाला। फिर एक और जीव ने अपना कांच तोड़ा और एक अलग सैनिक पर हमला किया, उसे लगभग मार डाला। गोलियों की बौछार तेजी से शुरू हुई, लेकिन सदमा यह था कि ये जीव पूरी तरह से गोलियों से अप्रभावित थे। उस पल सभी को एहसास हुआ कि वे गंभीर मुसीबत में हैं। उस क्षण में शुएन का हाथ दीवार में एक पत्थर पर लगा। एक ही सेकंड में एक छिपा हुआ दरवाजा खुल गया। सभी अंदर दौड़ पड़े और कुछ ही क्षणों बाद दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया। उन्होंने राहत की सांस ली और एक ऐसी समस्या से बचने के लिए आभारी थे जो असंभव लग रही थी। लेकिन जैसा कि अपेक्षित था, शांति लंबे समय तक नहीं रही। अचानक फर्श हिलने लगा और उन्हें एहसास हुआ कि यह जगह वास्तव में एक कमरा नहीं थी, यह एक लिफ्ट थी। वे वहां कुछ समय के लिए खड़े, फिर लिफ्ट रुकी और दरवाजा खुल गया। जब उन्होंने आगे देखा तो वे पूरी तरह से चौंक गए। उन्होंने अपने सामने एक खूबसूरत महिला को सोते हुए देखा। उन्होंने पुलिस वाले से कहा कि उसे जगाए। वह स्वभाव से बेहद डरपोक था, लेकिन उसने कार्य को पूरा किया। जब उसने उसे जगाया तो कुछ अजीब नहीं हुआ, वह सामान्य रूप से जाग गई और रोने लगी। अचानक शुएन ने कुछ भयानक देखा। उसने उसके शरीर में कुछ गहराई से अस्वाभाविक देखा। उसे तुरंत समझ में आया कि वह मानव नहीं थी। उसने चिल्लाया, सभी को जल्दी से उससे दूर जाने के लिए चेतावनी दी। जैसे ही उसने उसके शब्द सुने, उसकी उपस्थिति पूरी तरह से बदल गई और भयानक हो गई। एक झटके में उसने पुलिस महिला पर हमला किया जो उनके साथ थी, जिसका नाम मैकी था। उस पल घटनाएं बेतरतीब ढंग से फट गईं और असली अराजकता शुरू हो गई। आपके लिए जो आ रहा है उसके लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि कहानी अभी तक अपने चरम पर नहीं पहुंची है। महिला ने मैकी पर हमला करने के बाद उसके साथी अधिकारी ने तुरंत आगे कूदकर बचाव किया। हमें पता चला कि उसका नाम यांग था। उसने उसके स्थान पर प्रहार सा। मैकी रोने लगी और उसे जगाने की कोशिश करने लगी। यांग ने अपनी अंतिम सांस ली और मर गया। शुएन क्रोधित हो गया और उससे पूछा कि वह उन पर हमला क्यों कर रही थी। उसने उनसे क्यों हमला किया यह पूछा। उसने यह भी पूछा कि वह इतनी भयानक रूप में क्यों बदल गई। महिला ने उसकी बात सुनी, फिर कहा कि चूंकि वह आने में मरने वाला था, इसलिए उसे बताने में कोई हानि नहीं थी कि उसने सभी से छिपाया हुआ रहस्य क्या था। उसने कहा कि रहस्य यह था कि उसने अमरता की प्रक्रिया का सामना किया था। उसने समझाया कि यह ऑपरेशन प्रतिभाशाली डॉक्टरों और वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था। उसने जोड़ा कि कोई भी यह नहीं जानता कि अमरता की प्रक्रिया जैसी कोई चीज मौजूद है, ना तो अमीर न ही विश्व नेता, लेकिन उसे यह अवसर मिला क्योंकि वह भाग्यशाली और सुंदर थी।
सैनिकों ने उसकी बातें सुनी और यह परीक्षण करने का फैसला किया कि क्या वह सच बोल रही थी। उन्होंने उस पर बिना रुके गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन उनके सबसे बुरे डर जल्दी ही सच हो गए। हमले का कोई असर नहीं हुआ। वह पूरी तरह से सुरक्षित खड़ी रही, जैसे कुछ भी उसे छू नहीं सकता। सैनिक तेजी से भाग गए। जाने से पहले उन्होंने उस पर एक ग्रेनेड फेंका। यह फटा और पूरे कमरे को नष्ट कर दिया। विस्फोट में अधिकांश सैनिक मारे गए। केवल 2 सैनिक बचे, शुएन और माकी के साथ। अचानक उन 2 सैनिकों में से एक ने उन्हें धोखा दिया। उसने माकी को पैर में गोली मारी। उसने उसे बताया कि वे भागने वाले हैं और उसे बलिदान देने वाले हैं। उसने समझाया कि दानव लड़की निश्चित रूप से मर नहीं गई थी और जल्द ही लौटेगी। वे केवल माकी को बलिदान देना चाहते थे ताकि कुछ समय खरीदा जा सके। उन्होंने शुएन को बुलाया और उससे कहा कि वह उनके साथ आए। उन्होंने उसे बताया कि फूजी को अंगूठी चाहिए थी, लेकिन उनकी जान अब किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा कि अंगूठी अब कोई मायने नहीं रखती और अगर वह जीवित रहना चाहता है तो उसे उनके साथ भागना चाहिए। शुएन ने उनकी बात सुनी, लेकिन माकी को अकेला छोड़ने से इनकार कर दिया। जब माकी ने यह सुना तो वह बेहद खुश हुई और उसकी ओर देखा। स्पष्ट प्रशंसा के साथ 2 सैनिकों ने आपात स्थिति के लिए शुएन के साथ एक विस्फोटक उपकरण छोड़ दिया, फिर तेजी से भाग गए। दूसरी ओर हम पागल वैज्ञानिक को देखते हैं, जिसके बगल में जेन्नी बैठी है। वैज्ञानिक गुस्से में आ गया और कहा कि उसने उसकी मदद मांगने के लिए आया था और उसने सहमति। लेकिन अब जो हो रहा था वह अस्वीकार्य था, क्योंकि नीचे लोग उसके उपकरणों को नष्ट कर रहे थे। जेनरी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया और उसे चुप रहने के लिए कहा। उसे बूढ़ा कहा। आदमी गहराई से परेशान था। वह उसे हमेशा से इस्तेमाल कर रही थी। उसने अपने चारों ओर एक लोहे की बाधा सक्रिय की और उसे विद्युत कर दिया। जेन्नी को एक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक शॉक लगा। हम शुएन के पास लौटते हैं, जो माकी के घाव का इलाज कर रहा था। उसने उसे गले लगाया क्योंकि वह बेहद डरी हुई थी। अचानक उन्होंने एक आवाज सुनी। माकी ने शुएन से जल्दी भागने के लिए कहा। उसने कहा कि वह आनवे मरने वाली थी, कि उसने बहुत खून खो दिया था और वह हिल नहीं सकती थी। शुएन ने उसे आश्वस्त किया और कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने उससे कहा कि वह वहीं रहे और न हिले। फिर सीधे आवाज के स्रोत की ओर बढ़ा, स्पष्ट साहस और वीरता दिखाते हुए। अचानक वह बर्बर महिला उसके सामने प्रकट हुई। शुएन ने महसूस किया कि वह कितनी खतरनाक थी। उसने जल्दी से कहा कि वह उसे अपना शरीर देने के लिए तैयार है, लेकिन केवल इस शर्त पर कि वह माकी की मदद करे। महिला ने उसकी बात सुनी और कहा कि वह कुछ नहीं समझती, यह जोड़ते हुए कि उसे उसके शरीर की जरूरत नहीं थी। शुएन ने जवाब दिया कि उसके शब्द उसके लिए नहीं थे, बल्कि उसके पीछे वाले के लिए थे। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो जो देखा उससे चौंकी और कुछ नहीं कह सकी। दानव ने उस पर हमला किया और उसे एक शक्तिशाली प्रहार से दीवार में धकेल दिया। उसने उसके ऊपर तेज और हिंसक प्रहारों की एक श्रृंखला के साथ हमला करना जारी रखा, उसे उठाकर उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए। लेकिन उसने अपने शरीर के नुकीले हिस्सों से एक शक्तिशाली प्रहार करके पलटवार किया, यह मानते हुए कि उसने इसे समाप्त कर दिया है। दानव ने मजाक में जवाब दिया। पूरी तरह से अप्रभावित उसके शरीर पर अतिरिक्त हाथ प्रकट हुए। उसने उसके हथियार को पकड़ लिया, उसे अपने गले से दूर धकेल दिया। उन्होंने अपने मास्क हटा दिए। अचानक अजीब उड़ने वाले कीड़े प्रकट हुए और उन पर हमला किया। उनके सिर में अपने दांत गाड़ दिए। ऐसा लग रहा था कि वे तुरंत मर गए। दूसरी ओर मैकी जमीन पर बड़ी मुश्किल से रेंग रही थी। शुएन तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। वह उसके पास पहुंचने से पहले बेहोश हो गई। शुएन ने उसके लिए तीव्र डर महसूस किया। दानव ने उससे कहा कि कोई और समाधान नहीं था। उसने उससे पूरी तरह से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा और मैकी को बचाने का वादा किया। शुएन ने एक पल सोचा। एकमात्र समाधान था और सहमति दी। दानव ने तेजी से उसके शरीर पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया, लेकिन अचानक एक ब्लेड प्रकट हुआ और दानव को नीचे गिरा दिया। वह व्यक्ति दृश्य पर आया और उसने अपना मास्क हटा दिया। शुएन को यह देखकर झटका लगा। हाँ, यह वही आदमी था जिसने उसे पहले बचाया था। शुएन ने उसे धन्यवाद देने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं कर सका। दानव ने आदमी पर बेहद तेज और शक्तिशाली प्रहार किए। उसने उसे बताया कि वह उसे मार डालेगा और अतीत में अनगिनत नरसंहार करने का आरोप लगाया, यह कहते हुए कि उसने कई लोगों को जलाया और मारा था। जब शुएन ने यह सुना तो उसने सब कुछ समझ लिया। उसने महसूस किया कि यह दानव खुद किंग चांग था। मूर्ति प्रकट हुई, अंगूठी प्रकट हुई और जब अंगूठी पहनी गई तो दानव प्रकट हुआ। अब कोई संदेह नहीं था, यह किंग चांग था। जब हमारे नायक शुएन ने सत्य को पूरी तरह से समझा तो उसने दानव पर एक पत्थर से हमला करने का एक निराशाजनक प्रयास किया। हमले को बिना किसी कठिनाई के रोक दिया और पत्थर को भी चकनाचूर कर दिया। फिर उसने तुरंत शुएन को उस बाधा के अंदर फंसा दिया। उस क्षण सैनिक ने एक आश्चर्यजनक हमला किया।
और दानव पर चार्ज किया। दानव ने उसे बार बार निष्क्रिय कर दिया, लेकिन उसके हाथ फिर से उगाए जैसे वे पौधे हों। हर बार जब वे पुनर्जन्म लेते, सैनिक ने उन पर हमला किया और उन्हें फिर से काट दिया। उनके बीच की लड़ाई तेजी से तीव्र हो गई। दूसरी ओर हम जेन्नी को देखते हैं। जब वह जागी तो उसने पाया कि पागल वैज्ञानिक ने उसे बिस्तर से बांध दिया था। जब उसने उससे पूछा कि क्यों, तो उसने उसे बताया कि वह उसके साथ एक सिर बदलने का ऑपरेशन करने वाला था। जेन्नी सदमे और डर से अभिभूत हो गई। उसने जोरदार संघर्ष किया जब तक कि वह अपने पैर को मुक्त करने में सफल नहीं हुई। फिर उसे एक शक्तिशाली प्रहार किया जिससे वह एक अलमारी में गिर गया। उस क्षण एक दानव मुक्त हुआ। वह दानव एक विकृत शरीर के टुकड़े के रूप में प्रकट हुआ। हाथ ने कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ करना शुरू किया और एक जाल को सक्रिय करने में सफल रहा जिसने वैज्ञानिक को पकड़ लिया। वह जल्दी से भाग गया और हाथ को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। संघर्ष के दौरान उसने गलती से आत्मविनाश बटन दबा दिया, समझते हुए कि पूरा प्रयोगशाला नष्ट हो जाएगा। उसने जल्दी से अपने शोध को इकट्ठा किया और स्थान से भाग गया। दीवारें दरकने लगीं और पानी अंदर आने लगा। दूसरी ओर सैनिक और दानव के बीच लड़ाई जारी रही। अचानक एक जाल प्रकट हुआ और माकी को अंदर खींच लिया। सैनिक ने इसे देखा और ध्यान भंग हो गया। दानव ने इस मौके का फायदा उठाया और उसे एक शक्तिशाली प्रहार से मारा जिसने उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ा। उस क्षण क्षुएन के हाथ से कुछ अजीब निकला। उसने दानव पर हमला किया और एक रहस्यमय प्रकाश पट पड़ा। दानव अचानक गायब हो गया। कोई नहीं समझ पाया कि क्या हुआ या वह अजीब चीज। जब सैनिक ने उसे देखा तो उसने कहा कि वह अमर लोगों की थी, क्योंकि कोई सामान्य मानव मर नहीं सकता और फिर जीवन में वापस नहीं आ सकता। उसने तुरंत उस पर हमला किया, लेकिन क्षुएन उसके सामने आ गया और उसे बताया कि जेन्नी उनके पक्ष में है और उसने उन्हें एक से अधिक बार मदद की है। उसे मारने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सैनिक ने जवाब दिया कि उसने उसे चेतावनी दी थी और कि चुनाव दिया उसका था। जेन्नी ने उन्हें रोका और कहा कि उन्हें तुरंत छोड़ना होगा। वे एक साथ आगे बढ़े, केवल यह पता लगाने के लिए कि उनके सामने विस्फोटक उपकरण सक्रिय हो गया था। सभी ने इस नए संकट से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। सैनिक ने कहा कि अब समय नहीं बचा और उसने अपने चाकू से विस्फोटक उपकरण पर प्रहार करने की कोशिश की। जेन्नी ने उसे रोका और उसे डांटा। उसने उपकरण के पास जाकर एक अजीब रूप में बदल गई और किसी तरह इसे निष्क्रिय करने में सफल रही। उसने क्षुएन और सैनिक को चेतावनी दी कि वे उस रूप के करीब न जाएं या वह उन्हें मार डालेगी। इस बीच क्षेत्र में पानी भरता रहा। वे तेजी से चले और अचानक उन दोनों सैनिकों को पाया जो पहले भाग गए थे। वे दोनों मृत थे। क्षुएन ने पूछा कि उनके साथ क्या हुआ और जेन्नी ने उसे बताया कि उन्हें विशाल मच्छरों ने मार डाला। क्षुएन ने मच्छर को देखा और उसके विशाल आकार से चौंक गया। अचानक वह जाग गया और उन पर हमला किया। सौभाग्य से जेन्नी ने एक गुप्त दरवाजा पाया। वे अंदर रुस्से दौड़ भाग गए, जबकि सैनिक पीछे रह गया उन्हें बचाने के लिए। अत्यधिक संख्या के बावजूद कीड़ों को मारते हुए सैनिक ने देखा कि सेलेमेंट में गड़ा हुआ था। सैनिक और भी अधिक गायब हो गया। सैनिक गायब हो गया, सामग्री गायब हो गया, सामग्री गायब हो गई, सलेथर गायब हो गया। वे कुत्ते के लिए एक ही पक्षी के साथ रह गए। सैनिक गायब हो गया। Slaughtering the insects destroyed their overwhelming numbers. The soldier noticed embedded in a